हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन डॉक्टर। साथियों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के हिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी में इसके पहले आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन, लगभग 1100 से अधिक क्वेश्चन हैं, 1102 1103 क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को मतलब इस क्लास को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में लगभग आज की क्लास में लगभग हम 500 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए होंगे वो करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए जा रहे हैं, खासकर या रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका कारण यह है कि रेलवेज में पीवाईक्यू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू की जो वाईसीटी की बुक होती है, यूथ कंपटीशन वाली बुक है, वो बुक ही हम लोग सीधे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम के अंतिम दौर में है ना। आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ लगा हुआ है, तो एक आप लोग को एक रिलायबल सोर्स चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मतलब दो पार्ट देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो आज 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। और आप इस वीडियो को जब खत्म कर लेंगे उसके बाद जब आप स्पीड टेस्ट देंगे, एसटी देंगे, तो आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते रहे हैं। आप टाइम वेस्ट नहीं करते साथियों और शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है, ये पीवाईक्यू की बुक है। ठीक है, उससे ही हम लोग, पीवाईक्यू की बुक है वाईसीटी की, ठीक है ना, उससे ही हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो भी साथी इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, जिनको ये वीडियो मिल रही है और जिनको करना है, प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, चाहे वो हिस्ट्री को हो, इसके बाद हम लोग इस पर पॉलिटी भी करेंगे इसी बुक से, और ज्योग्राफी करेंगे। और आप लोग कमेंट बताइएगा अगर आपको लूसेंट की बुक चाहिए या कुछ किस इस तरह सीरीज चाहिए जो रिलायबल हो, क्योंकि पढ़ाने को इसी चीज़ को निकाल के कट कॉपी पेस्ट करके लोग पढ़ा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कहीं से आप बनाते नहीं हैं, जो आए हैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब शुरू किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण काल जो है, ये ताम्र पाषाण जो है, ये पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। शुरू में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ किस पैटर्न पे हम पढ़ेंगे। जो भी इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन वो भी देखेंगे। कुछ और अगर मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देने की यहाँ पे जरूरत, तो वो मैं वहाँ भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई है? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज हुई है 1957-58 में। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में है। किस जिले में है? रायसेना जिले में है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि शायद भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये विंध्य पर्वतमाला में से चारों ओर से घिरी हुई हैं। ठीक है, ये एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। और इसकी अगर खोज की बात किया जाए तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 57-58 में इसकी खोज की है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और ये 2003 में वर्ल्ड जो है यूनेस्को साइट है, विश्व धरोहर स्थल, इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका के शैलाश्रय में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से नहीं। इसका आंसर होगा डी पार्ट। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। अब वही बात है, कहाँ स्थित है? तो ये रायसीना, अभी बताया था ना, रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं। कहाँ पे हैं? विंध्य क्षेत्र में, भोपाल के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु उत्तर पुरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भैया अगर पूछा जाए कि भारत में पाषाणकालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो साथियों आपको इसका आंसर पता हो। पाषाणकालीन कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है, जो मैंने बताया कि यूनेस्को की साइट है, 2003 में बनी है, 57-58 में खोजी गई है, वाकड़कर साहब ने खोजी है, अभी सब बारे में बात हो चुका ना। तो आप लोग देखिए कि यूनेस्को साइट होने की वजह से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भीमबेटका। इसी चैनल पे आप लोग जाएंगे तो यूनेस्को के जितने भी साइट्स हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, स्टेट वाइज लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट कब बना उस वाइज लिस्ट सारी मैंने इस चैनल पे दे रखी है। आप लोग उस वीडियो को विजिट करिए, 1 से सवा घंटे की वीडियो है और रेलवेज का बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूनेस्को। तो आपको, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो एक बार उस वीडियो को विजिट जरूर करिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो भैया सही कालानुक्रम क्या होगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो एक बार यहां पे देख लीजिएगा, या हम आगे भी बात करते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या होती है, इंडस सिविलाइजेशन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? जब सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम था तो जब हम लोग शिल्प का निर्माण कर रहे थे उसके लिए सीप कहां से प्राप्त करते थे? भैया नागेश्वर से प्राप्त करते थे। कहां से? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में सीप नागेश्वर कहां है? गुजरात में स्थित है, वहां से प्राप्त करते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरें प्राप्त हुई हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, कहां? सिंधु घाटी की बात हो रही है। आभूषण प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ प्राप्त हुई है पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां। क्या प्राप्त हुआ है? पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो भैया कौन सा स्थित है? रोपड़। रोपड़ जो है भारत वाला पंजाब है, क्योंकि पंजाब दो हैं, एक पाकिस्तान में भी है, तो जो पंजाब भारत है वहां पे रोपड़ स्थित है। इसकी खोज पूछा जाए तो कब की गई? तो भैया 1950 में किसने किया? बीबी लाल ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबी लाल ने किया, 1950 में किया। किसकी खोज? रोपड़ की। कहां स्थित है? पंजाब भारत में स्थित है। ठीक है, यहां से मनुष्य के साथ क्या क्या मिला? पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कभी पूछा जाए कि किस नदी के तट पर है, तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। कहां पे है? सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी के तट पर है। ठीक है, तो उसके बाद आप आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से प्राप्त बनी थी। ठीक है, तो हरदम याद रखिएगा स्टीएटाइट। स्टीएटाइट एक मुलायम पत्थर होता था, उससे जो है हड़प्पा के समय में मुहरें बनती थी, जो 2x2 बीमा की होती थी, मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई बीमा के वर्गाकार आकृति का होता था, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर जानना चाहें तो ये स्टेटाइट की बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। ठीक, मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे। इनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर हैं बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा। ये सब जो है जानवरों के चिन्ह इन मोहरों बनाए जाते थे। ठीक है, पहचान के तौर पे। मोहर क्या है? सिंबलाइजेशन ही तो है। धौलावीरा राज्य में स्थित है। क्या स्थित है? किस स्थित है? तो भैया धौलावीरा अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। अब धौलावीरा में ज्यादातर पूछा जाता है भैया इसकी खोज किसने की? तो किसने की? 1968 में जगपति जोशी ने की। तो आपको खोज भी पता चलती जा रही है। जैसे इसके पहले अभी रोपड़ बीबी लाल ने खोज की 1950 में। 1968 में जगपति जोशी जी ने धौलावीरा की खोज की। किस राज्य में है? गुजरात में। किस जिले में? कच्छ जिले में, भचाऊ तालिका में है। यहां पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश यहां पाए जाते हैं। इसी से पूछ लिया जाएगा कि टेराकोटा कहां पाया गया, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश ये कहां पाए गए? तो भैया ये पाए गए धौलावीरा गुजरात, जगपति जोशी 1968, याद रखिएगा।
जुलाई 2021 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ये 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में। ये सारे क्वेश्चन देखिए आप एनटीपीसी के हैं, इसीलिए मैं यूथ कंपटीशन की बुक करवा रहा हूं ताकि आपका विश्वास एक बना रहता है। ठीक है, तो 40वां जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया। मैंने पहले भी कह रखा है, आज भी कहता हूं बार बार, आप रेलवे के लिए जा रहे हैं यूनेस्को पढ़ के ही जाइए, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कई शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, रेलवे जो है इनसे क्वेश्चन लगातार पूछती आई है। ठीक है, और इसी चैनल पे फिर वही बात है, आप जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, यूनेस्को की साइट वाला वीडियो उठाइए और अंत तक पढ़ जाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और जो लोग भी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, या जेई के लिए कर रहे हैं, या जहां भी जीके जीएस पूछी जा रही, खासकर रेलवेज में, ये तो रेलवे डेडिकेटेड वीडियो है, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा भैया किस समय अवधि से जुड़ी हुई है पूछ रहा है, तो आपको सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है धौलावीरा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल जो स्नानागार था, एक विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में पाया गया था ना, तो वो आयताकार टैंक था। ठीक है, वो टैंक जो था वो आयताकार था, ये सबको पता है। अच्छा, एक बात हरदम याद रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदाड़ो ही था, राखाल दास साहब ने की 1922 में की, और सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदाड़ो स्थित है, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। आपको वो एक ट्रिक है ना हरा मौसी कंघा वाली, तो उससे अगर देखेंगे तो मौसी मोहन, आपको मैंने ट्रिक भी बता रखी है। ठीक है, अगर जिसको और ट्रिक, किसी तरह की ट्रिक चाहिए याद करने में, या निमोनिक्स चाहिए, कुछ भी समस्या आ रही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो अगर ऐसी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा मिला? अभी मैंने बात की थी ना, किस नदी के किनारे हड़प्पा कहाँ मिला? मैंने कहा था ना हड़प्पा कहाँ मिला, हरा मौसी, तो हरा हड़प्पा इसे याद रखो, रावी नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर मिला है। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खोज किसने की भैया? तो दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदाड़ो की अभी खोज किसने की थी? किसने की थी? इसके पहले हमने वीडियो में बता रखा है। ठीक है, 1920 में दयाराम साहनी ने की है किसकी खोज? हड़प्पा शहर की। ठीक है, राखाल दास बनर्जी थे उसका आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मेथको कटीला है? मेथको कटीला कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को, कई बार पूछा गया है, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, केवल क्योंकि मैं एनटीपीसी के लिए ही यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग रूप में पूछा गया भैया मेथको कटीला मोहनजोदाड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित उत्कृष्ट शहर था, है ना, ये ऑर्गेनाइज सिटी थी मोहनजोदड़ो। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लरकाना जिले में स्थित। ये याद रखिएगा कि सिंधु नदी, मैंने नदी बताई थी वहां पे, सिंधु नदी के किस किनारे पर पूछा जाए तो ये दाएं किनारे पर है सिंधु नदी के, ये बात याद रखिएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी के किस किनारे पर थी मोहनजोदाड़ो, तो भैया ये दाएं किनारे पर थी, लरकाना जिले में थी। खोज राखाल दास साहब ने किया था 1922 में। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ फिर देखो पूछा गया घुमा के, वही चीज है। मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ये मैंने बता रखा है, कहाँ है बताओ, कहाँ पे है? सिंध भैया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, ठीक है, मना के चलो, मना के चलो, इसका ट्रिक है, मना के चलो, मन के बनाना, चलो चा से चहुंदड़ो, मना के चलो, मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, ये सब किस शहर में होता था पूछा जाए तो भैया ये चहुंदड़ो में होता था। अब चहुंदड़ो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से कोई 80 मील दक्षिण की स्थिति चहुंदड़ो की थी। इसकी खोज किसने की? भैया मजूमदार साहब थे, एमजी मजूमदार। 1931 में उन्होंने इसकी खोज की, मजूमदार साहब ने। ठीक है, यहाँ सैंधो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा सब संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, उसके भी अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मन के सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था।
यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं? चहुंदड़ों से मिली हैं। मनके का कारखाना कहां है? मनके कहाँ बनाए जाते थे? मना के चलो, चहुंदड़ो। सीप काटना, चहुंदड़ो। धातु की वस्तुएं बनाना, चहुंदड़ो। मुहर बनाना, चहुंदड़ो। तराजू का निर्माण करना, चहुंदड़ो। ये सब चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो भैया सबसे पहले किसे खोजा गया था सिंधु घाटी के निम्न में से स्थल को? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो, अब किसको सबसे पहले खोजा गया? तो ये खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए इसको देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा का उत्खनन 21 में हुआ था, दयाराम साहनी साहब ने किया था। रावी नदी के तट पे था, बात हो चुकी है, दयाराम साहनी ने किया था। इस प्रकार की सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया। ये कहाँ, ठीक है। और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो खोज की, ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो भैया पाई तो गई है हड़प्पा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे देखने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब आप पेपर करने जाएंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे जाके कि यार हड़प्पा था कि मोहनजोदाड़ो था। तो भैया नटराज, पत्थर की जो बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति, वो चूना पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। वो मिली है हड़प्पा से। दाहिने पैर के बल पर खड़ा, बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा किया हुआ, इस मूर्ति को नटराज आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई देखो इसमें लिखी हुई है, यहाँ इसकी ऊंचाई है 7 से 8 इंच है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो धौलावीरा, इसके बारे में हमने बात कर ही ली है। धौलावीरा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। गुजरात के रण आप कच्छ में, मैंने बताया था सब चीज़ें, ये बात हो चुकी है। 40वां है, खोज जगपति जोशी साहब ने किया था, ये भी बात हो चुकी है। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है अगर पूछा जाए? भैया मोहनजोदाड़ो है, लोथल है। लोथल का ट्रिक है, ये भोगवा नदी के तट पे। लोभी, मौसी, हरा, ऐसे करके याद करो। लोथल भोगवा नदी, मौसी सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, ठीक है। तो ये तो है, ये उरुक नहीं है, इसका आंसर उरुक हो जाएगा, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विकल्प और उसका एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि जो इस साल क्वेश्चन आया, क्या पता उससे संबंधित क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को तैयार करना है तो वो विकल्पों से ही उठा लेता है, ठीक है। और जो चीज महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण रहेंगी ही। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। सभी साथियों को इस बात को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता, और ज्यादातर साथियों को पता होगी ये बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या महत्व है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? अगर पूछा जाए जलाशयों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो भैया ये मिले हैं धौलावीरा में। कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में। धौलावीरा गुजरात के कहाँ है? बताया था कच्छ में है। जगपति जोशी ने किया था, जेपी जोशी इसमें लिखा हुआ, जगपति जोशी साहब हैं, 67-68 की बात है। यह नगर कहाँ था? आयताकार था। इसमें जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ जलाशय जिसको तालाब कहते हैं उस टाइप का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। अब सुरकोटदा, यहां से कलश समाधान के मिले हैं। रोपड़ से सेल खड़ी की मुहर, मृदभांड, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य अगर पूछा जाए कि मृदभांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, सेल खड़ी की मुहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भैया ये रोपड़ से मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? तो भैया अगर आपसे पूछा जाए सुरकोटदा किस राज्य में है, तो सुरकोटदा आपका देखिए, सुरकोटदा है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित। तो किस राज्य में है? तो ये तो आपका आंसर मिल गया, गुजरात में है। ये जितने भी स्थल हैं और उनका राज्य यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो रोकिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिसके पास नहीं है वे अगर अब, और इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है किसी भी एग्जाम में। अगर रेलवे के अब बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे मतलब जो भी, क्योंकि रेलवे अब बैंकिंग की तरह देख रहे हैं, अब लगातार पेपर चल रहा है। जेई का है, एनटीपीसी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, ये इसके स्पेशल और विद इन टाइम करा रहा है। अभी देखिए मार्च में हो सकता है, अप्रैल में फिर हो जाए। तो अभी
आने वाले भविष्य में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, उसके बाद फिर वैकेंसी आएंगी, ये चलता ही रहेगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी वैकेंसी जा रही है, इसलिए वैकेंसी आती रहेंगी। तो धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा ये तो गुजरात में है, एकदम याद कर लीजिए। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा। आलमगीरपुर की बात पूछे तो उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू में है। दईमाबाद महाराष्ट्र में है और रोपड़ पंजाब में है। ठीक, रोपड़ पंजाब में है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? उस जमाने में 1944 में भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण था उसके महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? अगर इसकी बात की जाए तो भैया संभाला था आर.ई.एम. व्हीलर साहब ने। किसने संभाला था? आर.ई.एम. व्हीलर साहब ने। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? अगर पूछा जाए भैया पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, तो आर.डी. बनर्जी साहब थे। ठीक है, राखाल दास बनर्जी, आपने नाम सुना होगा। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ये हमने बताया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी हमने बताया। इसकी खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की, ये भी हमने बताया। तो प्रसिद्ध सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो की पहली बार किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की थी। इसको याद रखना है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। इसकी ट्रिक है मौसी। ठीक है, अगर आपको खोजकर्ता के नाम की भी लिस्ट चाहिए, ट्रिक चाहिए, तो वह भी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन है? विशाल स्नानागार है। 11.88 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 7 मीटर की है और गहराई 2.43 मीटर की है उस जमाने में। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। अन्नागार है 45.71 मीटर लंबा, 5.23 मीटर चौड़ा। यहां से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि मिले हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था हड़प्पा ने। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो भैया आज उन्हें हम पश्चिमी भारत कहते हैं और पाकिस्तान कहते हैं। भाई रावी नदी के तट पे था, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। खोज कब हुई? सन 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने की है। देखो हड़प्पा के बारे में मैंने बता रखा था ना, हरा, ये तो याद रखना है। दयाराम साहनी साहब ने की हड़प्पा की रावी नदी के तट पे। मोंटगोमरी जिला है, इसका विस्तार है पश्चिम हमारा पश्चिम वाला भारत है। ठीक है, पश्चिम वाला भारत है, ये ऐसे मान लो मोटा मोटा नक्शा है, तो पश्चिम वाला भारत और पाकिस्तान। ठीक है, उसके मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो अगर बात करें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता की, तो सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। उस जमाने में पक्के मकान थे इन लोगों के पास। ठीक है, आज हम लोग योजना बना के घर दे रहे हैं, तो ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में होती थी, 4:2:1 इसका रेशियो होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? तो भैया वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, कांस्य की सभ्यता मानी जाती है। क्योंकि इस जो ये सभ्यता है, सिंधु वाली सभ्यता है हमारी, इसमें सबसे पहले कांसा धातु का प्रयोग किया गया, और कांसा जो होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र तो भारत में ही है। यह सभ्यता सिंधु इनकी सहायक नदियों के आसपास व्यस्त होती। क्योंकि देखिए पहले के जमाने में होता, पहले के जमाने क्या मतलब, जिस समय सभ्यताएं जो विकसित हो रही थी, तो सभ्यता नदियों के पास ही विकसित होती थी। कारण था क्योंकि जल की जो है समस्या को हल करने के लिए कोई नल या किसी घर में ऐसा कोई पंप तो लगा नहीं होता था, पंपिंग सेट नहीं होता था ना, ट्यूबवेल होते थे, तो नदी ही जो है वो हमारे पानी का स्रोत हुआ करती थी, तो उसी के आसपास जो है बसते थे। इसीलिए हम लोग नदी को भी याद रखते हैं, किस नदी के आसपास में कौन सी सभ्यता बसी। तो अगर देखा जाए तो 1400 कुछ केंद्र खोजे गए, जिनमें से 925 केंद्र भारत में है, और यह सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदी, जो सिंधु नदी है उसके सहायक नदी के आसपास है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा के लोग कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे? ये याद रखना, करते थे नहीं है, तो नहीं करते तो विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे वो लोग, शिव जी की शिव जी की पूजा करते थे। स्वास्तिक और कबूतर
ये सब चीजें वहां मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है। एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है, शिव जी का पुराना रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। एक तरफ जो है हाथी बाघ है दाएं तरफ, और बाएं साइड में गैंडा और भैंसा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। इस बात को याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए किसकी नहीं करते तो इसका आंसर यही होगा। और मैं अभी भी कह दे रहा हूं कि एनटीपीसी में कोई पहली बार नहीं पूछा गया, इसके पहले भी कई एग्जाम्स में कई तरह से ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों को एक दल ने मोहनजोदड़ो की सतह अन्वेषण शुरू किया था? अगर आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली एक बार देखिए ठंडे मन से, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है। आपको कोई एग्जाम में मिल जाएगा तो शायद आप कर भी ना पाए। जिन लोगों ने थियरी बेसिक से नहीं किया है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो देखिए, आप नोटिस किए होंगे कि आपको धीरे धीरे हर चीज़ मिल रही है। इसीलिए मैं हरदम कहता हूँ, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर करके जरूर जाइए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आप हर आदमी से एज लेके चलेंगे, जो आदमी मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर है उनसे एज रहेगा आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वैकेंसी बहुत कम है, किसी भी एग्जाम में वैकेंसी बहुत कम है। अगर आपको सीरियस होकर पढ़ना है, आप प्रीवियस ईयर करिए, थियरी करिए, खूब सारे ऑब्जेक्टिव लगाइए, एसटी दीजिए, तब जाके आपकी बात बनेगी। और साथ ही साथ सबको करंट अफेयर करते चलना है। और ये मत सोचिएगा कि ग्रुप डी में आ गया करंट अफेयर, अब यार करंट अफेयर का ट्रेंड चलने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एनटीपीसी में बाकायदे जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है। आप देख के आइए, पेपर देख के आइएगा, फिर बताइएगा। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों को एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो भैया 1980 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो जब हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें बैल जो है तो आपको देखने को मिलेगा। देखो, मैंने पहले भी बताया था, इसकी मोहर कैसी होती थी? आयताकार होती थी, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार, हड़प्पा की। इस मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल। हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल। ठीक है, हाथी बड़ा जानवर, गैंडा भाई मोटी चमड़ी वाला, एक सींग का गैंडा कहाँ पाया जाता है, सब पढ़ा है ना, तो आप रिलेट कर लीजिए थोड़ा सा यहीं पे। बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरे मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा उनके साथ मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से भी मिले हैं। इसके लिए व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता था। जो क्वेश्चन आएगा उसके अनुरूप आपको जवाब देना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा स्थल जहां पे शिल्प कला नहीं होती थी? बालाकोट में नहीं होती थी, कि चौंदड़ो में, कि मांडा में, कि नागेश्वर में? आप लोग बताइए कि कहां नहीं होती थी। तो भैया जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर दाएं ओर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन संबंधित नहीं है। बालाकोट में बहुतायत सीप की बनी चूड़ियां, इसके टुकड़े मिले हुए हैं। चौंदड़ों से वक्राकार ईंट मिली हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ी, करछी, पच्चीकारी, ये सब चीजें मिली हैं। ठीक है, लेकिन मांडा से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए ये माना जाता है कि मांडा में जो है शिल्प का कोई ऐसा विशेष वो था नहीं। अब थोड़े क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? डैश के नाम से। अब डैश क्या है भैया? मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में आप सबको याद रखना कितने सूक्त हैं? 1028, 1028, 1028, 1028, 1028 जो है सूक्त हैं, जिसे 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें कहा जाता है मंडल। सबसे पुराना वेद पूछा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभी जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पुराना वेद कभी पूछा जाए तो ऋग्वेद जो है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं, उसका जो संग्रह है उसको कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? तो भैया ऋग्वेद में याद रखना 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ऊपर भी बताया गया 1028 सूक्त हैं। एक बात याद रखिएगा कि ऋचाओं की संख्या 10,462 है। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ये बहुत सिंपल लिखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो भैया प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ है? तो ऋग्वेद में है।
तीसरे मंडल में है। कुल कितने मंडल हैं? 10 हैं। तीसरे मंडल में आपका जो है ये मिल जाएगा गायत्री मंत्र, किस सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है साथियों? तो देवता सोम का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया निरुक्त जो है, वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या है 6। शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया, ठीक है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 अंग हैं वेदांग, ठीक है। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल देखिए तो कितना डिटेल से पूछा गया है। जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ये क्वेश्चन कर पाना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं पूछा गया है, कि किसी न किसी एग्जाम से उठाए हुए प्रश्न होते हैं। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर करते रहना है। बार बार उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। और साथियों, इस वीडियो में हमने पहले बता रखा है कि हम 500 क्वेश्चन ही इस वीडियो में करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग 500 क्या 600 समथिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो भी साथी पूरा करना चाहते हैं हिस्ट्री वाला ये, उसके बाद पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट, जो भी एनटीपीसी और या रेलवे के अन्य एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, उन साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको कर लेंगे, और मैं जल्द से जल्द दूसरा पार्ट भी डाल दूंगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सबको पता है ना। अब देखो मुंडकोपनिषद वाला कैसे इंपॉर्टेंट है, 16 में आया था, 21 में आया, और अभी आपको मैं कई सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एक ही साल में कई शिफ्ट में अलग अलग जगह पूछ लिया जाता है, इतना वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। टेम्पटिंग टाइप क्वेश्चन होता है, लोक लुभावन। आगे बढ़ते हैं, 36वां क्वेश्चन देखते हैं। धनुर्वेद, यजुर्वेद, ये किसका उपवेद है? ये कुल मिला के पूछ रहा है। इसका उपवेद कौन है? तो युद्ध कौशल। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसमें लिखा हुआ है। इसका संबंध किससे है? धनुर्वेद का। तो भैया धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान जो है, इससे संबंध इसका। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की, भाई धनुष से क्या, धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया जाता है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? तो ये सबको पता है कि जो साम वेद है उसमें संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ ही गान होता है। साम वेद में संकलित मंत्रों की देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। जो साम वेद हैं उसमें जो मंत्र हैं उनको जब देवता की स्तुति करते थे तो उनको गाया जाता था। तो गाया जाता था तो ये संगीत से संबंधित हो गया ना, क्योंकि गाएंगे तो संगीत से संबंधित हो गया। इसमें ऋचाएं कितनी हैं? 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं, जो कि गाने के लिए किया जा रहा था। ऋग्वेद से लेकर उसको एक पैटर्न बनाया गया क्योंकि हमको देवताओं की स्तुति करनी थी। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इसमें 4 वेद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वेदों के बारे में थोड़ी सी अगर एक बात है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, वेद व्यास ने किया था। ये आता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना सॉरी ने किया। वेद का अर्थ है ज्ञान, ये सब पता ही है। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित अगर पूछा जाए तो भैया ये अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक को 2 खंडों में बांटा गया है। कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। मंत्र के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते, भारत जो इसका है, इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, उसमें आप देखेंगे लिखा है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। देखो वहां पे किस तरह पूछा गया, किस तरह पूछा गया, यहाँ पे है सेम ही बात। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बस PYQ करते चलिए, देखिए आपको कैसे फायदा होता है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली?
तो वैदिक काल की अवधि कब तक थी, अगर ये पूछा जाए तो भैया भारत की वैदिक काल की अवधि जो थी वो 1500 से 500 बीसी थी। ठीक है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, तो अगर भाई ये बताइए यजुर्वेद का अर्थ क्या है, जीवन है कि बलिदान है कि प्रकृति है, क्या है? ठीक है, यजुर का अर्थ क्या है, तो भैया यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तुति धर्म ग्रंथ है। ठीक है, इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। यज्ञ कैसे होगा, बलि पहले बलि की एक जमाने में प्रथा हुआ करती थी। ठीक, तब की उसके बारे में बताया गया है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, तो भैया बीमारियों का उपचार किस वेद में दिया गया है, तो वो दिया गया है अथर्ववेद में। इसमें बीमारियों का, अब हम आ जाते हैं महाजनपद काल के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं लगातार। निम्नलिखित में से विकल्पों में से गलत जोड़ी कौन सी है, इसका चयन करना है, सही जोड़ी नहीं गलत जोड़ी का चयन करना है। तो भैया चंद्रगुप्त अगर पूछा जाए तो ये किस से थे, मौर्य से थे। राज राजा चोल कहां से थे, सॉरी राज राजा चोल से थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश से थे। बिंबिसार गुप्त वंश से नहीं थे, ये थे हर्यक वंश से। कहां से थे बिंबिसार, तो ये हर्यक वंश से थे। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसने की थी, मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी, जिसके पूर्व यह बृहदत्त का शासन था। बिंबिसार से पहले यहाँ पे बृहदत्त थे। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था, इनकी राजधानी गिरिव्रज थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। ये खूब पढ़ा होगा आपने कि इन्होंने अपने जिस राज्य को बढ़ाना होता था शादी कर लेते थे। है जब आप हिस्ट्री में थियरी पढ़े रहे होंगे तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री जो चेलन्ना थी, कौशल राज प्रसेनजित की बहन जो थी महाकौशला थी, मध्य देश की कन्या क्षेमा, इनसे सबसे विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ इसको दहेज में मिला था इनको, बिंबिसार साहब को। तो बिंबिसार ने 544 ईस्वी में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा हर्यक वंश की स्थापना की, इसके पहले यहाँ पे बृहदत्त का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी। अगर बात की जाए मगध साम्राज्य की राजधानी तो भैया राजगीर थी। मगध प्राचीन भारत के में अच्छा महाजनपद की संख्या पूछ ली जाती है, याद रखना है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था मगध। यहाँ बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था, जो उत्तर भारत था उसका सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता था बौद्ध काल में। ठीक है, इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। ठीक है, हालांकि जो शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी पूरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में प्रधानी में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। प्रधानी कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, भैया अवध को पहले जाना जाता था कौशल प्रदेश के नाम से। ठीक है, कौशल के नाम से, कौशल महाजनपद के नाम से अवध को। ठीक है, आगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में था। इंपॉर्टेंट है, अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट है। इस समय कहां है, तो भैया फैजाबाद वाला जो तुम्हारा क्षेत्र है ना, ये सब कौशल था पहले। 19 अभी थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं ये। ठीक है, और जैन धर्म बौद्ध धर्म ये क्वेश्चन भी सेंट्रल एग्जाम जहां भी होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। ठीक है, अब ऋषभ देव कौन थे, तो आपको पता ही होगा, ये तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे, पहले नंबर के। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, क्योंकि जैन धर्म में तीर्थंकर हुआ करते थे, तो पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, अब जो सोनी जी की नशिया मंदिर अजमेर शहर वाला है वो जैन मंदिर है। इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, लाल मंदिर कहा जाता है। अजमेर में स्थित है सोनी जी की नाशिया मंदिर, इसको कहते हैं नाशिया मंदिर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। तो महावीर का जन्म सबको पता है कहाँ हुआ था, भगवान महावीर का, तो भैया वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में। कहाँ अच्छा, इनका महावीर स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अभी आप खुद ही देखेंगे इनके बारे में क्या क्या पूछा जाता है। महावीर स्वामी का देखो, ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, एक बात तो याद रखनी है। अंतिम थे, इसीलिए ये भी और याद रखना है। इनका जन्म 540 में हुआ है, ये भी याद रखना है।
540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ये पूछा गया यहाँ पे। ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ घातक कुल के प्रधान थे, माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अब जैन धर्म के जो संस्थापक थे, पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव जी थे, जिनका अभी ऊपर जैन में मंदिर वाली बात हुई थी। अब देखो महादेव का इनका मूल नाम पूछा जा रहा है भैया, इनका मूल नाम था वर्धमान। ठीक है। अब महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वज्र गणतंत्र की राजधानी वैशाली। अभी इसके पहले बताया मम्मी त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी, पत्नी का नाम यशोदा। महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान जो उसका होता था वो मिला। तो ये हरदम पूछा जाता किस नदी के तट पे मिला? तो भैया ऋजुपालिका नदी के तट पे मिला। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसादिश। क्या कहा जाता है साथियों? बसादिश कहा जाता है। आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग साथ में कर रहे हैं, इससे एक एक क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, कई बार कर रहे हैं। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वही बात मैं फिर कहूँगा, आप अंत तक जरूर देखिएगा। 2 वीडियो करूँगा, एक 500 की, एक 500 से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 600 क्वेश्चन की कुछ करूँगा। हिस्ट्री से कुछ बाहर नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप वीडियो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे आपके आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश क्या मैं 100% करवा दूंगा एग्जाम से पहले। आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, बाद में 1.5 पे लगा के, 2 पे लगा के, 1.25 पे लगा के, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं उस पे लगा के सुनते जाइए। आप कुछ कर रहे हैं उसमें सुनते रहिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ठीक है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? उसको बसादिश कहा जाता है, याद रखना है। जो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? वही क्वेश्चन, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर का नाम 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। एक बात साथ में याद रखना है कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बाद में बटा, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर मतलब जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, वो लोग कपड़ा वगैरह नहीं पहनते थे, वो जैन ऋषि। आपको देखने कभी कभी मिल भी जाएंगे ऐसे लोग। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं में साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है ये भी पूछा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण पूछा जाता क्या है? नीचे क्वेश्चन है, भी पूछा गया है। त्रिरत्न की अवधारणा, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण कहाँ की? त्रिरत्न की अवधारणा तो जैन धर्म है। ठीक है। अच्छा, और बुद्ध धर्म के अनुसार जो है त्रिरत्न जो है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध है, धम्म है, संघ है। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। ये दोनों में त्रिरत्न है, इसलिए आरआरबी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। देखिए, इसीलिए मैं हरदम कहता हूँ कि अच्छी बुक्स ठीक ठाक प्रकाशन से, जो पब्लिकेशन से पढ़ते हैं तो लोग जिम्मेदारी से क्वेश्चन आपका बनाते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम का कुरान है, सबको पता है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब पता है। ईसाई का बाइबल है। जैन धर्म में उपनिषद थोड़ी ना होता है भैया। ठीक है। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग जो उसको आगम कहा जाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य इनकी रचनाएं की हैं। उपनिषद क्या है? हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग हैं। ये उपनिषद के बारे में है। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि अपने गुरु के पैर के पास बैठ के पढ़ना। ये सब चीज़ें आप सब लोगों को पता ही होगा। बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिया था। तो जो बुद्ध साहब थे उन्होंने जो अपने सबसे ज्यादा उपदेश हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने राजगृह में दिए थे। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पे लिखा गया, बहुत अच्छा है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो भैया द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वो संचालित की गई थी कालाशोक के द्वारा। ये जो चार्ट है ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। बौद्ध धर्म जो था उसमें 4 संगीतियां हुई, 1 2 3 4।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के सबाकामी, तीसरी के मोगलपुत्र सिंह और चौथे के वसुमित्र हैं। समकालीन उस समय शासक कौन थे? एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। उसके बाद स्थान राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसके ट्रिक बना लीजिएगा आप लोग। मुझे ट्रिक पता है, और मुझे ट्रिक पता ही मीन्स मतलब मैंने ट्रिक से ही याद किया, क्योंकि मैं भूलता था बहुत। तो आप कोई राजा की, वैशाली की, ऐसे करके कुछ बना लो ट्रिक, या नहीं समझ में आता आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। थेरी गाथा क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, भिक्षुणियों द्वारा रचित संग्रह है। तो इसका थेरी गाथा क्या है? सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। इसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थिविर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो आपको इसमें याद रखना है, थेरी गाथा बौद्ध धर्म से संबंधित है, सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। इतना बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा साथियों। निम्न पिटकों में से अभिधर्म पिटक डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभिधर्म पिटक की बात की जाए अगर, तो भैया अभिधर्म पिटक है दार्शनिक मामलों से संबंधित। ठीक है। अभिधर्म पिटक में अब देखिए, अगर आप, तो ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे ना, तो सेकंड स्टेज लायक है भी। तो आपको अगर एग्जाम निकालना है तो दोनों स्टेज तो पास करने पड़ेंगे ना। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है, तो सारनाथ स्तंभ संबंधित कहानियों से, बुद्ध की शिक्षाओं से, संघ में शामिल होने वाले नियमों से नहीं, दार्शनिक मामलों से संबंधित है। यह आपको पता होना चाहिए। और इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय जो बौद्ध एके मैंने बताया था ना, तो तीसरा एके फिर तो अशोक के समय में तीसरा हुआ था। पहला अजातशत्रु अशोक ऐसे वाला था ना, बताया था आपकी। तो तृतीय बौद्ध संगीत मोग्गालिपुत्तिस ने किया था। ये हीनयानी थे। हीनयान महायान 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक के कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। ये 7 कौन कौन से हैं? धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंगति, कथावत्थु, यमक, पट्ठान। आप सुन लीजिए, पेपर में देखें, मान लीजिए 7 में से पूछेगा इनमें से कौन से नहीं है, सुने रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो भैया गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ से? बोध गया से। ठीक है, बिहार, बोध गया, इसीलिए इसको ज्ञान की धरती कहा जाता है बिहार को। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 में हुआ। इनका जीवन परिचय सबको पता ही नहीं चाहिए। 563 में हुआ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो नदी कौन सी थी? निरंजना। ठीक है। और जैन साहब की ऋजुपालिका थी, ये बात कंफ्यूजन ना हो, उनकी ऋजुपालिका थी, इनकी निरंजना है। पीपल वृक्ष, उनको साल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया, 35 वर्ष की वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ में दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भैया सबसे कथन सही कौन सा है? या मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। जो मगध के शासक थे और जो बुद्ध थे, उनके बीच की बातचीत से संबंधित है सुत्त पिटक। ठीक है। और विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। ये इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है, याद रखना है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु भिक्षुड़ी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह। और अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये तो सबको ही पता है, बौद्ध धर्म के हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई कनिष्क के समय में, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, एक हीनयान में बटा, एक महायान बटा। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श से बने बोधिसत्व दूसरे
के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। और हीनयान जो है वो अहर्त पद का प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें कहते हैं अहर्त। तो एक भी याद रखिएगा, दो भागों में बटा हीनयान और महायान, ये दो पंथ बन गए बाद में बौद्ध धर्म के। एक बोधिसत्व वाला बना, बोधिसत्व कहते थे भाई साहब आप बाहर जो समाज का कल्याण करिए, ठीक है, प्राथमिकता दीजिए उनको और फिर निर्वाण प्राप्त करिए। और हीनयान कहता था स्वयं का करिए, आप अपनी साधना से निर्वाण के लिए कहता था, तो वो हीनयान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों चूंकि हम लोग जो इसमें व्याख्या दी गई है उसको भी पूरा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप लोग जब इस एक बार पूरे 1000 क्वेश्चन खत्म कर लेंगे तो हिस्ट्री में आप पेपर डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे, कोई भी पेपर हो। इसलिए एक बार वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए सिंह चतुर्मुख स्तंभ की, तो भैया सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है सारनाथ में। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। बोध सत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किन, मैं अभी जो इसके वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो इसकी व्याख्या दी गई वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले इस पे हमने बहुत बातें कर भी ली हैं। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किस की शिक्षाओं के संकलन है? अब विनय और सुत्त पिटक आपको पता ही है किसके संकलन है, ये त्रिपिटक जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है ना भैया। अभिधम्म पिटक गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो भैया अग्नि उपदेश के रूप में माना जाता है आदित्य पर्याय सुत्त। अब देखिए कितना आप क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वालिटी देखिए क्वेश्चन की। 2021 में पूछा गया शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट, और ये क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि ऐसे किसी टीचर ने बताया ऐसे ऐसे, लोग नहीं इसको छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में अग्नि उपदेश के रूप में किसको जाना जाता है? मैं हरदम कहता हूँ जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इसका चप्पा चप्पा छान के जाइए पेपर देने, अगर आप सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हैं तो। आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख की मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहते हैं, सुत्त पाली में, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में, बौद्ध ग्रंथ है जिसका गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। ठीक है, इन सब चीजों को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जातक कथाएं इसी एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बहुत तरह से पूछा गया, तो जातक कथाएं याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं। ये बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है उसका भाग है। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी, इनका जन्म लगभग 563 में हुआ था। इनके जीवन परिचय के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। बुद्ध चरितम अगर महाकाव्य की पूछा जाए, ये किसने लिखा है? ये बुद्ध लिखा है इन्होंने, अश्वघोष ने। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है, इसकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं, जिनमें से 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद काव्यम, गंडीशोत्त गाथा, सारिपुत्र प्रकरण आदि जो है ये अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं। नागार्जुन साहब थे, इनको जानते ही हैं आप लोग। नागार्जुन शून्यवाद एवं माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। ऐसा नहीं, नागार्जुन भी थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में, तब मृत्यु 250 ईस्वी में हुई थी। हेमचंद्र जो थे श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य, हेमचंद्र का ये जैन परंपरा से संबंधित थे। ये बात याद रखने की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है? तो भैया ग्वालियर नहीं है। बोध गया तो है ही है, कुशीनगर है, सारनाथ है, सारनाथ है, कुशीनगर है, तो ये ग्वालियर नहीं है। ठीक है, ये तो ग्वालियर बौद्ध धर्म के संस्थापक वही बात है, गौतम बुद्ध साहब थे। 563 में हुआ, लुम्बिनी बोध गया, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था ना, ये इनका जीवन परिचय पूरा लिखा हुआ है। ये बात मैं कर चुका हूँ, इसलिए इसको छोड़ता हूँ यहाँ पे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ है लुम्बिनी? नेपाल में स्थित है। और इनके जीवन का
वही एक बात कि गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बता चुका हूँ। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ये भी बता चुका हूँ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। माता महामाया तथा मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। इनका बचपन का नाम क्या पूछा जाता है? सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था? यशोधरा से। इनके पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसने भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया। तो भैया विनय पिटक जो है उसमें भिक्षु के लिए, जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए जो नियम होते हैं वो विनय पिटक में लिखा हुआ है। इनका संविधान हुआ करता था। धर्म क्या है? संविधान ही तो है, वो नियम ही तो बताता है। तो विनय पिटक में जो है भिक्षुओं का, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके लिए नियम लिखे हुए हैं। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये बता चुका हूँ। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार हैं। तीनों पिटक में सुत्त पिटक जो था उसमें बुद्ध के जो है धार्मिक विचार हैं और उपदेश हैं, उनके का संकलन है वो। विनय पिटक में संघ के जो भिक्षु भिक्षुणी हैं उनके लिए नियम अनुशासन क्या होना चाहिए उसके बारे में है। और जो अभिधम्म पिटक था बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक व्याख्या है उसके बारे में है। तो अभिधम्म में दार्शनिक है, विनय पिटक में भिक्षुओं के बारे में है, और बचा कौन सा है? सुत्त पिटक, उसमें धार्मिक विचारों के बारे में है। अब उम्मीद है कि, और ये क्वेश्चन आपको कई तरह से घूम घूम के देखने को मिल रहा है तब से, इसलिए मैं कहता हूं कि आप बस पीवाईक्यू क्यों करते चलिए। बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ना इससे क्या आपको बाद में फायदा होगा। स्तूप क्यों बनाए गए? स्तूप निर्माणों की परंपरा बहुत पुरानी है, स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाया गया। ठीक है, वैदिक काल में शव समाधियों को मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, टीलों के रूप में बनाया जाता था। तो मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, तो होता क्या था कि इन्हें शव समाधियों के स्तूपों का आदि का प्रारूप माना जाता था। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था पहले, बाद में इसका विकास स्मृति चिन्ह के रूप में हो गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो मैंने बताया ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? बोध गया, वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ। नदी याद रखना है निरंजना, वृक्ष याद रखना है बोधि, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु में उरुवेला, कहाँ उस समय नाम उरुवेला था, इस समय बोध गया है। ठीक है, इसके पश्चात बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो कहाँ दिया? तो कौशल में दिया था। राजधानी कहाँ थी उसकी? श्रावस्ती थी। ठीक, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया वो श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर, श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजा शाही के शाही महल परिसर में है। मंदिर में गौतम बुद्ध के दांत रखे गए थे, जिन्हें कैंडी श्रीलंका के राजाओं को अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल है। मैंने क्या कहा है? रेलवे को पढ़ना है, यूनेस्को पढ़ डालो, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा एग्जाम में। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। बोरोबुडूर अथवा बोरोबुदूर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित है। जो कि इंडोनेशिया क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार कई देशों में हो गया था ना, तो इंडोनेशिया में बोरोबुडूर मंदिर स्थित है। वही जावा है जहाँ के लिए जो है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मसालों के लिए लड़ाई जब आप पढ़ते हैं ना, वो लोग एक्चुअली जावा सुमात्रा यहाँ जाना चाहते थे। कौन? अंग्रेज और यूरोपियन, ये सब। जहां 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं, जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो धमेक स्तूप है जो सारनाथ है। अभी तक सबको ये पता था कि सारनाथ में पहला उपदेश दिया, तो थोड़ा सा टफ कर दिया उसने। पूछा कि ये बताओ कि पहला उपदेश जो दिया तो उसका स्मारक का नाम बताओ, जिसको सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। तो कहा जाता है धमेक स्तूप को। देखिए रेलवे कहां तक जाता है क्वेश्चन को लेके, धमेक स्तूप को। और ये सब क्वेश्चन कोई बनाया नहीं गया है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो भैया त्रिपिटक बताया ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। आपको इसके बारे में तो बात हो ही चुकी है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए, गौतम बुद्ध के ज्ञान का और दार्शनिक विचार का अभिधम्म पिटक, ये सब चीज़ें बहुत पहले कई तरह से पूछा गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक, आप खुद ही सोच सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहूदी धर्म। ठीक है, ज्यूस के बारे में पढ़ते हैं। इनसे पेपर में क्या पूछा गया? भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है?
तो महाराष्ट्र में पाया जाता है जोरोस्ट्रियन, जिसको कहते हैं पारसी। ठीक है, महात्मा जो जरथुस्त्र थे इसके संस्थापक माने जाते हैं। ईरान में प्राचीन काल में ये प्रचलित धर्म है। अब उसके बाद है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है, एक युग्म भिन्न है। शेष कौन सा भिन्न है वो बताना है। तो भैया एक बात याद रखना कि अवेस्ता पारसी, त्रिपिटक बौद्ध अभी पढ़ा, ये तोरा यहूदी, मंदिर हिंदू। तो इसमें जो हिंदू मंदिर हैं वो भिन्न है, क्योंकि अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। मंदिर हिंदुओं का धर्म ग्रंथ थोड़ी ना है। अब यहीं से इसको जो लोग बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जानते रहेंगे ना, वो भी इसको मार्ग चले जाते। जरूरी नहीं कि तोरा जानना और अवेस्ता जानना ही था। जिंद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने जिंद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, अगर पूछा जाए तो 17 में पूछा गया है। ये कौन सा यहूदी धर्म संबंधित है, तोरा संबंधित है। अब देखो धम्म पद तो है नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब सबको पता है त्रिपिटक बौद्ध से है, तो बसता ही है ना, इससे भी इसको हम कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मौर्य साम्राज्य आ गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, फिर से एक बार महत्वपूर्ण टॉपिक। मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। तो भैया राजगृह जो था, पाटलिपुत्र से पहले राजगृह जो थी वो बहुत कई वर्षों तक जो है मगध की राजधानी रही। माफ कीजिएगा। राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। किसने किया था? उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र। राजगृह का अपना ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के पूजनीय स्थल हैं। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी का आयोजन राजगृह में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजगृह की 5 पहाड़ियां हैं, एक विपुलाचल है, एक रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी। इनसे ये घिरा हुआ है। विपुलाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी, इनसे घिरा हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, इसकी बात किया जाए तो ये चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268 से 231 ईसा पूर्व अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं के स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए हैं? तो किसको नहीं पता है कि अशोक जो है वो शिलाओं पे अपना लेख उत्कीर्ण करवाते थे, सम्राट अशोक। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई। संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई है। ठीक है, अगर बात करें सम्राट अशोक का पितामह कौन था, इनका पितामह कौन था, तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये इनके पितामह थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक माना जाता है उनको। ये बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पौत्र थे सम्राट अशोक, और बिंदुसार के पुत्र थे। इन्हें देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उन्होंने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री, पुत्र थे इनके महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो गिरनार जो है ये स्थल है जो आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां
अशोक के शिलालेख हैं। ठीक है, गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित, गुजरात का जो जूनागढ़ है उसके निकट पहाड़ियां हैं। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, शतरुंजी और घेला नदियां बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसा पहला शासक थे जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा के ब्राह्मी लिपि में स्थित है, मिलते हैं। लगभग 260 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? अगर यह बात किया जाए कि कौन सा ऐसा मौर्य सम्राट था जिसने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, तो भैया सम्राट अशोक थे वो। 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग और जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पे चल पड़ा। अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे लगातार अशोक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में हैं थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख के आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। जो शुरू में तो इनके भैया जो ज्यादातर शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। कौन सी भाषा में थे साथियों? प्राकृत भाषा में थे। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? अगर बात करें मौर्य शासन की, ठीक है, तो सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। अगर बात करें सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक को, मतलब इसमें यह पूछा गया है कि जो सेल्यूकस निकेटर था वो किस तरह का शासक था, यूनानी था या कहाँ का रहने वाले था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। पहली बात ये बात आप जान लीजिए। और सिकंदर की मृत्यु के जब हो गई उसके बाद सीरिया यूनान का शासक बना। ठीक है, तो यूनान का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से उसने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित किया और संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से 4 प्रांत मिले। अराकोशिया जिसको कांधार कहते हैं, पेरो पनिजडाई जिसको काबुल कहते हैं, एरिया हेरात और जेड्रोशिया मकरान तट मिले तथा सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। क्या दिए? सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिससे इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। किससे बना था? सिंह चतुर्मुख से बना था। ये पूछ रहा है किससे बना था सिंह चतुर्मुख, जिसका तो भैया एक बात याद रखिए, वो बलुआ पत्थर से बना था। अशोक द्वारा निर्मित सिंह चतुर्मुख धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है। किसका है? धर्मचक्र जो प्रवर्तन की घटना है उसका स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए की गई थी। ये चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड, 45 फुट लंबा जो प्रस्तर खंड था उसका एक, ठीक है, उसका बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड जो है वो गोलाकार है, जो ऊपर की ओर पतला होता जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है यही आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए जो सिकंदर थे उन्होंने किस नदी को पार किया था? तो भैया उन्होंने पार किया था सिंधु नदी को। किस नदी को? सिंधु नदी को पार किया था।
सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़े थे। आप लोगों को, जिन लोगों ने, मैं हरदम कहता हूँ, जिन लोगों ने अगर हिस्ट्री ढंग से पढ़ा होगा उन लोगों को ये सब चीज़ें पता हैं। उसके बाद झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? पोरस की हार हुई थी। मध्य प्रदेश में, डैश मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। अच्छा, जब आप बात करते हैं सांची स्तूप की तो ये जानते हैं आपकी यूनेस्को साइट है, और मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि आप इसी चैनल पे जाइए, एक प्लेलिस्ट है उसमें आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाएगी। ठीक है, 1 से सवा घंटे का वीडियो है। पूरी वीडियो देखने के बाद ये सब क्वेश्चन आप आंख बंद करके करेंगे, और मैं फिर कहता हूँ यूनेस्को की साइट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है कि सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी कब किया गया? 3री सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में किया गया। एक ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले में बेतवा नदी के तट पर, इस बात को याद रखना है कि किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है, ठीक है, सांची। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल है, कौन सा? अभी पहले बताया था, भीमबेटका यूनेस्को साइट। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 91वां क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अभी इसके ऊपर ही बात हुई। देखिए, जिसने इस सांची का स्तूप पढ़ा होगा वो ये भी कर पाएगा, इसके ऊपर वाला जो शिफ्ट में आया था वो भी कर पाएगा। अशोक वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अशोक से संबंधित चीजें पढ़ के ही जानी है। बौद्ध धर्म अशोक का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया। भैया कराया गया, मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया है, ये बात आप सभी को पता है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन जो है धामेक स्तूप, उसका निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। कहाँ है? सारनाथ। सारनाथ ये बनारस के पास है अपने। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धामेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। कब हुआ? पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए तो गुप्त काल में। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन भी धामेक स्तूप से है कि बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो भैया सबको पता है सारनाथ में है। तो देखो, धामेक स्तूप ही इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध परिषद जो बुद्धिस्ट काउंसिल है का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तो मैंने आपको बताया था ना, एके ठीक, अजातशत्रु कालाशोक, अशोक, उसके बाद तो अशोक ने करवाया। तृतीय बौद्ध परिषद जो थी, तृतीय बौद्ध संगीति थी, उसका आयोजन कब कराया? 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया था। पाटलिपुत्र अभी का पटना। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया था। तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में क्या किया गया था? तीसरा पिटक जो था, हमने कहा था ना, इसमें जो है दार्शनिक विचार को। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, सबको पता है। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर रहा गलत है? इसमें आपको गलत फाइंड करना है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो कहोगे हाँ भैया, उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसोडोनियन युद्ध का कौशल सीख सके। तो भैया ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। भैया तो बैरम खां तो अकबर टाइम के हो गए ना, तो ये तो आपका गलत और सही वाला आंसर भी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये बात सही है। और साम्राज्य को पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिससे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है, ये भी सही है। तो गलत वाला बताना, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कह दो हाँ भाई हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज
की जो पुस्तक है इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्मावलंबी थे तथा उसने जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में अपने प्राण त्यागे थे। जबकि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। जो बैरम खां थे वो अकबर के संरक्षक हुआ करते थे। साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के किसके पोते थे, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इसके पहले थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। तो पहली बात तो आंसर हम लोग को पता कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कलिंग का प्रख्यात युद्ध जो था वो अशोक और कलिंग राजा के बीच में 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे और बिंदुसार के पुत्र थे, और बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, तो इस हिसाब से वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हो गए। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है कि सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको कहते हैं जीटी रोड, का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसको क्या कहा जाता था? भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते थे उत्तरापथ। उस जमाने में लोग कहते थे, हम लोग मतलब जो भी मौर्य वंश के शासनकाल में लोग थे उसको उत्तरापथ कहते थे। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। मुगल काल में मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया। सासाराम अपने गृहनगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़के आजम के नाम से समर्पित किया गया था। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। अंग्रेजों के काल में 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। ये पूरी जीटी रोड की आपकी जानकारी मिल गई। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध में ही तो हुआ था, जब वो लड़ते लड़ते और उन्होंने देखा कि अरे मैंने तो लाशों, चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन उसको देख के वो स्थिर चित्त और शांतिप्रिय सम्राट, और किसके अनुयायी बने थे भैया? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे उसके बाद। ठीक है, तो पूछा जाए अगर अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ, तो याद रखना हरदम कलिंग युद्ध के बाद हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे चंद्रगुप्त गौर के मुंह थे विष्णुगुप्त, जिनको हम लोग कहते हैं चाणक्य। सबने नाम सुन रखा होगा, टीवी सीरियल आता था, या कोई बहुत चतुराई का काम करता है तो उसको चाणक्य की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे कि मौजूदा जो है हमारे अमित शाह जी हैं, मंत्री साहब, ठीक है, तो उनको कहा जाता कि ये चाणक्य हैं। तो चाणक्य जो थे वो उनके अपने कुछ नीति नियम थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजगद्दी बैठाने में जो है पूरा उन्हीं का हाथ था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु माने जाते हैं। और माने क्या जाते थे, उनके गुरु थे ही। तो इस बात को तो सबको पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। और देखिए 2 शिफ्ट में आया, 16 में आया था, फिर 21 में आ गया। तो ऐसे ही होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब करते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? अभी बताया, विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था? तो भैया उदयन ने राजगीर, जो राजगीर थी, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर? राजगीर से हटाकर वो लेके गए थे पटना। कौन लेके गया था? उदयन लेके गए थे। ठीक है साथियों, अभी के लिए इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन ये कर रहे हैं, मतलब 101 क्वेश्चन तक हमने किया है। इसके आगे का जो क्वेश्चन का पार्ट है, अगर आपको इसके आगे का वीडियो देखना है तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वो पार्ट बी के नाम से करूँगा। इसमें 500 क्वेश्चन मैंने सोचा था, लेकिन कुछ जो है मेरे जो है सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है, इसलिए अभी के लिए आपको 100 क्वेश्चन इस वीडियो से कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन के लिए मैं दूसरी वीडियो में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, 2 वीडियो 3 वीडियो में इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो आपको एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ जहाँ पे लिखा है, आपका लिखा रहेगा हिस्ट्री PYQ फॉर NTPC। आप उस प्लेलिस्ट को खोल लीजिएगा और उसमें आपको पूरे 1100 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
अभी के लिए इस वीडियो में 100 क्वेश्चन ही हैं। आप इसको कंप्लीट, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आप प्लेलिस्ट जाइए, खोलिए और दूसरा वीडियो वहाँ से देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सब वीडियो मिलने में आसानी रहे। और अगर आप रेलवे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी पूरी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि सिस्टम में इशू आ रहा, नहीं तो ये भी नहीं अपलोड हो पाएगा। थैंक यू दोस्तों।